हिमाचल प्रदेश इज इन अ कंप्लीट मेस। पहले ड्रग्स। सोलन पुलिस द्वारा पकड़े गए चिट्टा तस्करों से जेल भर गई है। गलती हो गई थी, आगे से करेगा कभी नहीं। फिर नेचुरल डिजास्टर। हिमाचल प्रदेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। और अब देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कर्मचारी को 3 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन या पेंशन नहीं मिली हो। To get a brief overview of what exactly is happening in Himachal Pradesh, let's take an example of a person called सोहन लाल शर्मा। सोहन लाल जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो पिछले 20 सालों से हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट में एज अ ग्रुप सी एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। सोहन लाल जी ने अपनी सारी सेविंग्स को इकट्ठा करके अपने गांव में अपनी फैमिली के लिए एक नया घर बनाया। कहीं ना कहीं उनके मन में था कि अब रिटायरमेंट के लिए कुछ ही समय रह गया है, तो अब वो घर जाकर घर का सारा काम कंप्लीट करेंगे और फाइनली अपनी फैमिली के साथ अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। पर इसी बीच भारी बारिश की वजह से उनके गांव में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है और उनका नया बनाया हुआ घर वो भी गिर जाता है। ये सब देख के उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। उनके सारे ड्रीम्स, सारे सपने, सारी मेहनत सब खत्म हो जाता है। एक इंसान जिसने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स, अपना हार्ड अर्न्ड मनी अपना घर बनाने में इन्वेस्ट किया और उसी की आंखों के सामने वो घर गिर जाता है, उसको कैसा फील होगा। और ये तो फिर भी सिर्फ एक ही डायमेंशन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती। पैसों के साथ साथ हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस सब इन्वेस्ट करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। घर की हर एक चीज, घर में पेंट कैसा होगा, रूम्स कितने बनेंगे, किचन कैसा बनेगा, टाइल्स कौन सी यूज होगी, प्लम्बर को अरेंज करना, लेबर को अरेंज करना, इन सब में पूरी फैमिली काफी ज्यादा इन्वेस्टेड होती है। और जब ये सारा इन्वेस्टमेंट कुछ ही सेकंड्स में आपकी आंखों के सामने गिर जाए तो एक इंसान टूट जाता है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अब वो आगे क्या करे, कैसे अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को संभाले। But being a पहाड़ी पर्सन, सोहन लाल जी was a tough man। उनके अंदर एक नेवर गिव अप वाला स्पिरिट था। उन्होंने अपने आप को और अपनी फैमिली को संभाला और उनसे कहा कि आप ऐसे परेशान होकर मत बैठो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास कुछ रिसोर्सेस हैं और हम लोग फिर से अपने रहने के लिए एक नया घर बनाएंगे। सोहन लाल जी के मन में था कि अभी रिटायरमेंट के लिए कुछ टाइम है, तो तब तक वो एक हाउसिंग लोन ले लेंगे और अपनी सैलरी से उसकी मंथली EMI पे करेंगे। इसके साथ साथ हिमाचल गवर्नमेंट ने भी उन सब लोगों के लिए एक कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया था जिनका घर नेचुरल डिजास्टर की वजह से डैमेज हो गया। साथ ही साथ हिमाचल में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डियरनेस अलाउंस और एरियर बहुत टाइम से पेंडिंग है और गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम ये प्रॉमिस भी किया है कि जल्दी ही उनको उनका DA और एरियर मिल जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस करके सोहन लाल जी एक नया घर बनाने का सपना देख रहे थे। अभी जितने में सोहन लाल जी ये सारी चीजें प्लान कर रहे थे, उतने में एक न्यूज सामने आती है। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कर्मचारी को 3 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन या पेंशन नहीं मिली हो। पहली बार 1 तारीख को कर्मचारी न तो वेतन पाए हैं और न ही पेंशन। सोहन लाल जी जो गवर्नमेंट से अपना DA और एरियर एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब उनको अपनी सैलरी के लिए भी महीने की 5 तारीख तक वेट करना पड़ेगा और उसमें भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ये सब देख के एक बार फिर से उनकी सारी प्लानिंग खराब हो जाती है।
और उनकी पूरी हिम्मत इस बार टूट जाती है। इसीलिए उन्होंने अब अपना घर बनाने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। दिस स्टोरी ऑफ सोहन लाल जी sums up the entire situation of a salaried person in हिमाचल प्रदेश। पहले थोड़ा सा भी पता हो कि इस फर्स्ट को आपकी सैलरी नहीं आएगी तो कोई इंतजाम करेगा, कुछ ना कुछ तो कुछ करेगा ही, चाहे उधार लेगा, कुछ भी लेगा। चलो राशन के 2-4 हज़ार रुपए कुछ तो बंदे रखते, जरूरी नहीं है कि सबकी ही सैलरी इतनी है कि वो गुजारा कर सके। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मंथ की पहली तारीख बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसने अपनी सारी अरेंजमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग ही प्लान की होती है, और जब गवर्नमेंट बिना उसको कुछ बताए उसकी सैलरी डिले करती है तो उसकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाती है। ऊपरी मंजिल से मकान मालिक देखता है, दरवाजे से दूध वाला देखता है, पेपर वाला भी, चलो पेपर वाला हर आदमी का होता है, राशन वाले भी बोलते हैं, सब्जी वाले भी बोलते हैं, स्कूल में फीसें जमा करनी बच्चों की, हर आदमी की अपनी समस्या है, वो नहीं जानते भी ऐसी समस्या होगी। अब लेट्स कम टू आवर सेंट्रल क्वेश्चन। क्या हिमाचल में सच में फाइनेंशियल क्राइसिस है? क्या सच में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में? अनफॉर्चुनेटली द आंसर टू बोथ दीज क्वेश्चन इज यस। नाउ बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल नंबर्स, टू मेक इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड, अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोहन लाल जी। जैसा कि हमने अपने ओवरव्यू में देखा कि सोहन लाल जी का घर गिर गया था और अब उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, इसीलिए अब रिटायरमेंट के बाद वो अपनी फैमिली के साथ एक रेंटेड रूम में रहते हैं। सोहन लाल जी की फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स है। खुद सोहन लाल जी, उनकी वाइफ सावित्री देवी, उनका बेटा राकेश, उनकी डॉटर इन लॉ सुनीता और उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन साक्षी और सक्षम। सोहन लाल जी की रिटायरमेंट के बाद अब उनका बेटा राकेश और उनकी डॉटर इन लॉ सुनीता घर के अर्निंग मेंबर्स हैं। अभी फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट लेट्स कंसिडर द मंथली इनकम ऑफ शर्मा फैमिली इज 60 रुपीज, बट उनका मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उनका मंथली एक्सपेंडिचर 100 रुपीज है। अब सिंस 60 रुपीज उनकी इनकम है और 100 रुपीज उनका एक्सपेंडिचर है, तो ये लोग अपना एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए 30 रुपीज का लोन ले लेते हैं और 10 रुपीज सोहन लाल जी अपनी पेंशन से कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह हिमाचल की भी एनुअल इनकम, जिसे हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं, वो 38,000 करोड़ है और हिमाचल का टोटल एक्सपेंडिचर 53,000 करोड़ है। यहाँ पर भी रेवेन्यू रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर में काफी ज्यादा मिसमैच है, तो इस गैप को पूरा करने के लिए हम लोग डेट लेते हैं। ओवर द टाइम हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा डेट ले लिया है। हिमाचल पर अभी 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। प्रति नागरिक औसत कर्ज 1,19,000 रुपए है, जो कि अरुणाचल के बाद देश में सबसे ज्यादा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। मार्च 2025 तक हिमाचल सरकार पर कर्ज और बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यहाँ पर लेट मी टेल यू वन थिंग, डेट या लोन हमेशा बुरा नहीं होता, उसका अच्छा या बुरा होना उसकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर हम लोन को अच्छे कामों पर स्पेंड करते हैं, उन चीजों पर स्पेंड करते हैं जो फ्यूचर में हमें डिविडेंड दे, हमारे लिए एसेट बने, तो हम भी प्रोग्रेस करते हैं और हमारी स्टेट भी डेवलप करती है। बट अगर हम उन्हीं पैसों को अपने कंजम्पशन या शो ऑफ के लिए स्पेंड करें तो वो स्पेंडिंग अच्छी नहीं मानी जाती। To understand where we are spending our money, let me introduce you with 2 very important terms: revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure वो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग के लिए यूज होता है। इसमें सैलरी, पेंशन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। दूसरी ओर
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट बनाने में यूटिलाइज होता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रोड, स्कूल्स, हेल्थ पे खर्चा करना, ये सारी चीजें होती है। इन शॉर्ट, एक डेवलपिंग स्टेट जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी उतना ही ज्यादा वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होगी और वो स्टेट फ्यूचर में भी प्रोग्रेस करेगी। नाउ लेट्स सी दिस डेटा टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर स्पेंडिंग आवर मनी और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी स्टेट के डेवलपमेंट में यूज होना है वो पहले से कितना कम है और ग्रेजुअली ओवर द टाइम और कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे एक्सपेंडिचर का मेजर चंक सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की डे टू डे फंक्शनिंग में ही यूज होता है। इस चीज को थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए हम लोग एक और नई टर्म को समझते हैं, कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज और पेंशन में यूज करती है। इस एक्सपेंडिचर पर स्टेट का बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है। टू सिंप्लीफाई दिस, इस कॉन्सेप्ट को हम शर्मा फैमिली के डायग्राम से समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी और रिटायर्ड एम्प्लॉयज को पेंशन प्रोवाइड करती है, वैसे ही शर्मा फैमिली भी साक्षी और सक्षम को पॉकेट मनी और सावित्री देवी को पेंशन देती है। और जिस तरह गवर्नमेंट को अपने लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह शर्मा फैमिली ने भी एक 30 रुपीज का लोन लिया था जिस पर उनको मंथली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। नाउ सी द शॉकिंग नंबर्स। आउट ऑफ 100 रुपीज जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, उसमें से 30 रुपीज 30% सैलरी में स्पेंड होता है, 16 रुपीज 16% पेंशन में जाता है और 11 रुपीज 11% इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। इन शॉर्ट 100 रुपीज में से 57 रुपीज सिर्फ आपके सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट देने में स्पेंड होते हैं। अब आप खुद सोचो, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट देने में चला जाए तो आपके पास कहाँ स्कोप बचता है कुछ डेवलपमेंट वर्क करने का। ऑन टॉप ऑफ इट, हिमाचल प्रदेश एक इको सेंसिटिव स्टेट है जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए और इसका असर हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रही है, तब हम लोग अपने टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 2% रिसर्च और डेवलपमेंट में स्पेंड कर रहे हैं और इसका भी मैक्सिमम चंक रेवेन्यू अकाउंट की ओर जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा फोकस क्या है। और ये सब छोड़कर हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस है हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को लीगलाइज करने का फैसला कर लिया है और इसे लेकर विधेयक लाने भी वाली है। आज ही एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि भांग की खेती केवल नशे के लिए नहीं है, वो तो उसका एक साइड इफेक्ट है, मगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, आपके जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए और हमारे फैब्रिक्स के लिए, कपड़े बनाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और निश्चित तौर से अगर इसको लीगलाइज तरीके से प्रदेश में उगाया जाएगा, जैसे और राज्यों में भी उगाया जा रहा है और मुल्कों में भी किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और प्रदेश का व्यवसाय बढ़ेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। Now to sum up the whole thing. पहले ड्रग्स, गलती हो गई थी, आगे से करेगा कभी नहीं जिंदगी में। नेचुरल डिजास्टर,
और ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन मैं इस सम्मानीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते 2 माह तक विलंबित करता हूं। On top of it, you add the politics of freebies. आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। And OPS. देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पहली कैबिनेट में लागू होगी। ये जो OPS है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे। This is the perfect recipe for financial bankruptcy. Well, I certainly share the view that this move is absurd. I mean, it's a recipe for just financial bankruptcy. And unfortunately, our state is going in this direction.